तो गाइस आज शुरुआत हो रही है आपकी लास्ट यूनिट की, लॉ की है। तो मेरे को पता है तुम्हें बहुत खुशी हो रही है, तुमसे ज्यादा मुझे खुशी हो रही है। मुझे भी नहीं पता इतनी जल्दी कैसे हमने सिलेबस कर लिया। ठीक है, बट हाँ, आपका जो लास्ट यूनिट है वो बहुत सिंपल यूनिट है, बहुत लॉजिकल यूनिट है। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा डाउट नहीं आएगा इसको, अगर आप एक बार समझ लोगे तो। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझोगे। उसके बाद में मेरे को नहीं लगता तुम्हें वापस जाके बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, बस एक मेयर रीडिंग से आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि बहुत लॉजिकल चीजें इसमें बताई गई हैं। अब देखो, सबसे पहले अनपेड सेलर कौन होता है? अनपेड सेलर जनरल लैंग्वेज में जिसको पैसा नहीं मिला, जिसने सेल कर दिया है ना, तो अनपेड सेलर वो होगा। तो सबको आइडिया अनपेड सेलर होता क्या है। ठीक है, तो सेक्शन 45 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अनपेड सेलर किसको कहा गया है, या कौन से केस में हम मान लेते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है वो अनपेड सेलर है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड एंड द सेलर हैड एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस। कहने का मतलब क्या है कि आपने कोई सेल कर दिया गुड्स को सेल करने के बाद में सामने वाले ने पेमेंट नहीं करी, पूरी पेमेंट नहीं करी, मतलब अब उसने आधी पेमेंट कर दी है, तो वो बात नहीं है, आपको पूरी पेमेंट करनी है। ठीक है, जो भी आपका अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको पूरी पेमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से आप क्या बन जाओगे, अगर पूरी पेमेंट नहीं हुई है तो अनपेड सेलर बन जाओगे। इसमें एक और बात बोली गई है, टेंडर्ड। टेंडर्ड आपने देखा था, कल भी आपने याद किया था, क्या होता है टेंडर्ड? टेंडर्ड का मीनिंग कल बताया था, वापस से आपने पहले भी पढ़ा था। अटेम्प्ट करना, सामने वाले ने अगर पेमेंट का अटेम्प्ट किया है और आपने पेमेंट नहीं ली है, वो केस कंसीडर नहीं होगा, उसके अंदर आप अनपेड सेलर नहीं हो। सामने वाले ने तो पेमेंट देने के लिए बोल ही दिया था, आपने पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करी। ठीक है, उसने एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला था, आपने रिसीव ही नहीं करी, तब उसकी गलती नहीं है। वो एक बार अगर अटेम्प्ट कर देगा पेमेंट करने का अटेम्प्ट का मतलब वैलिड अटेम्प्ट, कि अगर आपने कोई दिक्कत नहीं की तो आपको पैसे मिल ही जाएंगे, उसको बोलेंगे अपने वैलिड पेमेंट का अटेम्प्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंडर। ठीक है, तो टेंडर अगर आपने किया है पेमेंट के रिगार्डिंग, या फिर आपने पेमेंट कर दी है, तो आप फ्री हो। अदरवाइज जो सामने वाला पर्सन है उसको क्या बोलेंगे, हम अनपेड सेलर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रिसीव्ड एज कंडीशनल पेमेंट। आपका पेमेंट का तरीका ये भी तो हो सकता है ना, कि आपने बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया कोई, या फिर आपने कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देने के बाद क्या होगा, कि अगर आपने सामने वाले से पैसे रिसीव करने थे उसकी ड्यूरेशन के बाद में, और वो भी आपको नहीं मिल पाए जस्ट बिकॉज कि या तो सामने वाले ने डिसऑनर कर दिया है या पेमेंट करने से मना कर दिया है, उस केस के अंदर भी आप क्या बन जाओगे, वो टाइम पीरियड, वो कंडीशन जो दी होती है किसके अंदर, आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उस कंडीशन के फुलफिल होने के बाद में क्या हो जाएगा, अगर पेमेंट नहीं मिली आपको तो आप अनपेड सेलर बन जाओगे। ठीक है, ये दो केस हैं, ये दो केस जनरली आप देखते हो। ठीक है, सबको लॉजिकली समझ आ रहा है कि सामने वाला अनपेड सेलर क्यों बन जाएगा, है ना? अब देखो, सामने वाला जो सेलर है उसके पास अब राइट्स आ जाएंगे, कुछ कुछ क्या क्या राइट्स आएंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर जो सेलर है वो अनपेड है, सामने वाले के पास क्या क्या राइट आने चाहिए, तो राइट ऑफ एन अनपेड सेलर के अंदर सबसे पहले आता है, अनपेड सेलर के अंदर क्या होता है, लियन का राइट होता है। लियन का मीनिंग बताया गया था, क्या होता है लियन का मीनिंग, होल्ड करके रख लेना गुड्स को। ठीक है, जिन गुड्स के रिगार्डिंग आपने सेल कर दी है उन गुड्स को आप क्या कर सकते हो, होल्ड करके रख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आपका ये देखो, ये राइट्स ना एक बार ऊपर ऊपर से बता रहा हूं मैं, वापस से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लियन का राइट क्या होता है, आपने गुड्स ट्रांसफर नहीं किए, आपके पास ही है गुड्स और आप होल्ड करके रख लोगे जब तक पेमेंट नहीं होगी। ये कब होगा, जब आपके गुड्स आपने एक्चुअली ट्रांसफर नहीं कर दिए हैं, पेमेंट की रिक्वायरमेंट या तो पहले आ रही है ना। आपने गुड्स ट्रांसफर कर दिए तो आप लियन कर सकते हो क्या, नहीं, आपके पास पोजीशन ही नहीं है गुड्स की, आपने ट्रांसफर कर दिए। लियन कब होगा, जब गुड्स आपके पास ही पड़े। ठीक है, दूसरी चीज क्या दी हुई है, कि अगर सामने वाला इंस्टॉलमेंट हो जाता है, सामने वाले का आपको पता लग गया कि वो इंस्टॉलमेंट हो गया, तो उस केस के अंदर क्या होगा, आपके गुड्स अगर ट्रांजिट में थे, आपने कैरियर पे चढ़ा दिए थे गुड्स, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप लीगली उस कैरियर को वापस बुलवा सकते हो, आप रोक सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अब ये गुड्स पहुंच गए तो पेमेंट नहीं होगी इनके रिगार्डिंग, जो ऑफिशियल असाइनी होगा वो इसको सीज करके रख लेगा। तो आपके पास राइट रहता है कि इन गुड्स को ना फंसवाएं, इसके रिगार्डिंग जो पेमेंट है वो क्योंकि मिलने वाली नहीं है। ये कब होगा, जब आप सामने वाला पर्सन जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, ये आपको पता लग गया है। ठीक है, दो केस समझ आए। तीसरा केस होता है आपका रीसेल का। रीसेल का मतलब कि सामने वाले ने पेमेंट से मना कर दिया है, ठीक है, पेमेंट वो कर ही नहीं रहा है, तो आपके पास राइट आ जाता है रीसेल करने का। ठीक है, भले ही एग्रीमेंट से ओनरशिप ट्रांसफर हो गई हो, जस्ट बिकॉज की पेमेंट नहीं हुई है तो आप क्या कर दोगे, रीसेल कर दोगे। कल देखा था ना, कल कृष्ण
क्रिश से जो मैंने क्रिश को मैंने जो गुड्स बेचे थे उसको मैंने आगे फिर धवल को बेच दिया था, तो वो क्या कर दी थी, मैंने रीसेल कर दी थी बिना पोजेशन ट्रांसफर किए। तो ये वो वाला केस है, ठीक है, ये एक्सेप्शन होता है ओनरशिप का भी। अगर ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई है तो भी आप ये काम कर सकते हो, अगर कोई डैमेजेस क्रिश को नहीं मिलने, क्योंकि क्रिश ने पेमेंट देने से मना कर दिया था, इसलिए मैंने उसको गुड्स नहीं दिया, मैंने क्या कर दिया, रीसेल कर दिया। क्लियर है ये चीज? कल 2 पॉइंट पढ़े थे ना अपनों ने, एक पेमेंट वाला एक विदाउट पेमेंट वाला, तो ये विदाउट पेमेंट वाला एक्सेप्शन है ये, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या बना दिया है, सेलर का राइट बना दिया है। क्लियर है ये चीज? ये तीनों चीज समझ आई? एक बार समझ आई ऊपर ऊपर से, डिटेल में इसको अपने पढ़ेंगे, ठीक है। इतना आइडिया लग गया अब आपको कि आप डिटेल में इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखो, राइट ऑफ एन अनपेड सेलर जो होता है उसके पहले तो राइट्स होते हैं अगेंस्ट द गुड्स। सबसे पहले आप देखोगे गुड्स के अगेंस्ट में, गुड्स के साथ वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये तीनों पॉइंट पढ़े हमने, ये अगेंस्ट द गुड वाले राइट पढ़े। इसके अलावा क्या होता है, आपके राइट्स होते हैं बायर के अगेंस्ट, या तो गुड्स के अगेंस्ट होते हैं या फिर बायर के अगेंस्ट होते हैं। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो देखो, राइट अगेंस्ट द गुड के अंदर दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर, या तो प्रॉपर्टी सामने वाले के पास पहुंच गई है, या फिर वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट बीन पास टू द बायर, प्रॉपर्टी आपके पास ही थी, वो ट्रांसफर नहीं हुई है अभी बायर को। तो दो केस दिए हुए हैं। सबसे पहले देखेंगे अपने राइट ऑफ अनपेड गुड अगेंस्ट राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, ठीक है। जो हेडिंग थी आपकी, हम उसी को ही डिस्कस करेंगे, आगे फर्दर इलैबोरेट करेंगे। यहाँ पे आ जाती है सेलर्स लियन, सबसे पहले आती है सेक्शन 47 के अंदर सेलर्स लियन। राइट टू लियन का मतलब क्या होता है, पोजेशन आपने ट्रांसफर नहीं की थी, आप गुड्स को होल्ड करके रख सकते हो अगर पेमेंट आपको नहीं मिली है तो। क्लियर है? पेमेंट नहीं मिली है आपको, आपके पास गुड्स पड़े हैं, आपको पता है सामने वाला पैसे नहीं दे रहा है, आप गुड्स को होल्ड करके रख सकते हो अगर आपका अरेंजमेंट यही है तो। यही है तो देखो, मान लो ये होता है कि आपने क्या करा, सामने वाले के पास गुड्स दे दिए, उसके बाद आपका पेमेंट का राइट अगर आ रहा है एज पर योर अरेंजमेंट, तो उसके अंदर आप लियन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि गुड्स तो आपने ऑलरेडी पोजेशन ट्रांसफर कर दी है ना। तो ये राइट आप तब एग्जीक्यूट कर सकते हो जब गुड्स की पोजेशन आपके पास ही है, मतलब आप उसको होल्ड करके रखे हो। इवन पोजेशन भी नहीं, अगर आपके पास कस्टडी भी है तो भी आप ये चीज कर सकते हो, क्योंकि अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका एग्रीमेंट कब कंप्लीट होगा, जब सामने वाला आपको पैसे पे कर देगा। तो आप होल्ड करके रख सकते हो जब तक सामने वाला पैसे नहीं पे कर रहा। तो सामने वाला जिस टाइम पैसे पे कर देगा आपको गुड्स देने पड़ेंगे। हाँ, कब्जा सुना है? कब्जा, कब्जा क्या होता है? कब्जा यूजुअली कौन सी प्रॉपर्टी पे होता है? नहीं नहीं, दूसरों की हो दूसरों की ना हो, दुनिया की सारी प्रॉपर्टी कवर कर दी तुमने इसके अंदर। ठीक है। हाँ, मेरे को तो कब्जा यूजुअली कैसी किस टाइप की प्रॉपर्टी पे होता है? हमारी खुद की नहीं है वो तो, कब्जा तो हम तभी कर रहे हैं, हमारी नहीं है। हाँ, कब होता है? नहीं नहीं, लैंड पे होता है, इमूवेबल लैंड पे हो रहा है। गाइस गाइस समझो, मेरे को पता है कब्जा लैंड पे करते हैं, वो इमूवेबल होता है, ठीक है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि लैंड का टाइप क्या होता है जहां पे कब्जा होता है? हाँ, खाली होती है, खाली के अंदर हर खाली जगह पे कब्जा हो जाएगा। मैं सामने दुकान पे कब्जा कर पाऊंगा क्या? ऐसे नहीं हो पाता। हाँ, बहुत सालों से पुरानी पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, कब्जा नहीं होता ऐसे। कब्जा किसके ऊपर होता है? जो लैंड आपका रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके रिगार्डिंग पटा नहीं बना हुआ, जिसके रिगार्डिंग आपने आपने जो आपकी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उसके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ, ठीक है। ये चीज है। देखो, आप किसी ने कब्जा कर लिया आपके लैंड पे, है ना, किसने कब्जा कर लिया आपके लैंड पे, आप दिखा दोगे भाई प्रॉपर्टी तो मेरे नाम है, पुलिस में जाओगे कब्जा हटवा दोगे। आपकी दिक्कत कहां आती है? जब आप प्रूफ ही नहीं कर पाते हो कि सामने वाले को कि कब्जा जो है वो किस वजह से हुआ है। आप क्यों बोल रहे हो कि ये कब्जा है, सामने वाला क्या आपका सही से रह रहा हो, क्योंकि आप प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हो, तो पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले पाती, फिर आपके केस चलते हैं, सालों साल केस चलते हैं। मान लो इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, आपने अपने घर पे किसी को रेंट पे रख लिया, है ना, आपके घर का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और वो 20 साल से रह रहा है यहाँ पे, तो दुनिया ने तो ये देखा 20 साल से तो इसी घर में रह रहा है, तो मतलब कैसे 50 लोग होंगे जो इस चीज की गवाही दे देंगे, क्या ना, कि ये जो पर्सन है ये तो यहीं रह रहा था। तो आप प्रूव कैसे करोगे जब तक आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो है ना, ये चीज है। क्लियर है ये चीज? कैसे होगी कब्जा, कैसे होता है कब्जा? करना नहीं है, ये नहीं कि अब तुम ढूंढने बैठ जाओ कि यहाँ किसका पटा नहीं है। हाँ, नहीं मैं नहीं लूंगा ऐसे केस। मैं केस ले ही नहीं सकता ना, मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है। आइडिया तो मैंने दे दिया। पर मैं बता रहा हूं तुम्हें, ऐसे केसेस के अंदर ना मारा पीटी लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, तो कोई मतलब नहीं है ना। तुम अच्छे प्रोफेशन में जाने वाले हो, तो ये सब चीजें तुम्हें अवॉइड करनी है और तुम्हें अपने क्लाइंट से भी अवॉइड करवानी है। तो अपने क्लाइंट्स को तुम्हें क्या बताना है कि भाई रजिस्ट्रेशन करा लो, कब्जा हो सकता है, या सामने वाला आके आपके साथ कुछ गलत कर सकता है ना। तो ये चीज समझ आई आपको, अपना राइट
फुलफिल करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं तो आप प्रूव कर सकते हो, आपके कब्जा नहीं हो सकता। कब्जा होगा भी तो वो इनवैलिड हो जाएगा, पुलिस आके हटवा सकती है, या फिर आप केस फाइल कर सकते हो जो आप जीतोगे, ठीक है इस केस के अंदर। अब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, वो भी एक तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट है। किसका? सेल का, आपकी ओनरशिप का, है ना। अब सामने वाला जब ओनरशिप बताएगा कि हाँ भाई देखो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ओनरशिप मेरे पास ट्रांसफर हो गई है, पर ये इंसान अभी तक गुड होल्ड करके बैठा है, ये मेरे को देगा नहीं, तो उस एग्रीमेंट के अंदर ही तो लिखा होगा कहीं पे कि भाई तेरे को इतने रुपए भी देने हैं तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो आपका वो जो डॉक्यूमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली सेल्स ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग, उसके अंदर कंडीशंस भी तो लिखी हुई है ना कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। तो अगर आप कोर्ट के पास जाओगे, पुलिस के पास जाओगे, पुलिस आपके घर पे आ गई मान लो गुड्स रिकवरी करने, आप रोक लोगे भाई क्या हो गया, गुड्स पे लेके जा रहे हो, कहते नहीं उसकी उसकी प्रॉपर्टी है, उसने एग्रीमेंट दिखाया है। तो वो आप क्या दिखाओगे उसको, पुलिस वालों को क्या दिखाओगे कि भाई एग्रीमेंट तो आपने देख लिया, गुड्स तो ट्रांसफर होने थे, उसमें नीचे जो पैसे ट्रांसफर होने थे ना, उसको बोलो इसका प्रूफ दिखा दे एक बार कि उसने ट्रांसफर कर दिए, फिर आके ले जाना, फिर पुलिस हाथ भी नहीं लगाएगी, क्योंकि पुलिस को पता है वैलिड सेल नहीं है, पुलिस को पता है यहाँ पे वैलिड सेल नहीं हुई है। ठीक है, रीजन क्या होता है इसका? रीजन क्या होता है कि आपकी जो कंडीशंस हैं, आपकी ओनरशिप एब्सोल्युटली इन द आई ऑफ लॉ कब ट्रांसफर होगी, इन द आई ऑफ लॉ कब ट्रांसफर होगी, जब आप पूरी की पूरी कंडीशंस को फुलफिल कर लोगे। आपकी ओनरशिप को हमने इसलिए बोला, इसलिए पढ़ा है कि सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर वो पहले भी ट्रांसफर इसलिए होती है क्योंकि हम टाइम देखते हैं, टाइम के बाद क्या होता है, रिस्क ट्रांसफर हो जाता है। जिस टाइम आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है उस टाइम रिस्क ट्रांसफर हो गया है। रिस्क ट्रांसफर होने का मतलब ओनर है उसका अब रिस्क है, पेमेंट का राइट अभी भी एग्जिस्ट करता है, पेमेंट का राइट सेपरेट है, पेमेंट का राइट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज, कोई डाउट इसके अंदर? क्लियर है, आगे बढ़े। तो लियन का राइट समझ आया कि आपके पास जब तक पोजीशन है। हाँ 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 हाँ, अगर आपकी सेल वैलिडली कंप्लीट होती है तब आपका टाइम देखा जाएगा कि रिस्क कब से ट्रांसफर हो गया था। देखो गाइस, आपके जो एक्ट जो आपने पिछली यूनिट पढ़ी थी उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ था कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि गुड्स कब ट्रांसफर हो रहे हैं या पैसे कब ट्रांसफर हो रहे हैं, ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो सामने वाला ओनर बन गया, उसके पास ओनर के रिगार्डिंग राइट आ जाएंगे। बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन की इसके पास भी तो राइट है, सेलर के पास भी तो राइट है, उसको वॉयलेट नहीं कर सकता। आपका राइट है और मेरा राइट है, हम दोनों के राइट क्लैश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेरा राइट सेपरेट है, मेरा पेमेंट का राइट है, वो दे देना, मेरे को ओनरशिप देने से इशू नहीं है। मैंने इसलिए नहीं होल्ड कर रखा क्योंकि मेरे को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करनी है, मैंने इसलिए होल्ड कर रखा है गुड्स को क्योंकि मेरे को पेमेंट नहीं मिली है जो मेरे को वैलिडली मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आप इंटेंशन समझो यहाँ पे, जो आपका राइट क्रिएट करने का इंटेंशन क्या है, ये इंटेंशन बस इसीलिए है कि ताकि जो बायर है वो अनड्यू एडवांटेज ना ले सके, किसके अगेंस्ट, सेलर के अगेंस्ट। क्लियर है, आया समझ में? राइट टू लियन समझ आया क्या होता है राइट टू लियन? ठीक है, राइट टू लियन के अंदर देखो एक्सरसाइज जब अपने करते हैं राइट टू लियन को, उसकी कुछ कुछ ना कुछ केसेस बताए हुए हैं। ठीक है, कहां कहां पे इसको एक्सरसाइज किया जाता है, उसके अंदर सेम ही बात बोली गई है, एक बार पॉइंटर के अंदर रीड कर लेते हैं। वेयर गुड्स हैड बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, जहां पे आप क्रेडिट के बेसिस के ऊपर गुड्स नहीं दिए हो। ठीक है, जहां पे आपको पैसे मिलने थे डायरेक्टली। क्रेडिट का मतलब क्या हो गया कि अब आपने क्रेडिट पे दे दिया तो मतलब आपने टाइम दे दिया सामने वाले को पेमेंट करने का, तो आपको आप होल्ड नहीं करके रख सकते, आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे गुड्स, है ना। क्रेडिट का मतलब तो यही होता है, क्रेडिट का लेने का मतलब क्या होता है कि मैं गुड्स को यूज करूंगा, मैं पेमेंट एक दिन, महीने बाद, 2 महीने बाद करूंगा, यही होता है क्रेडिट का मतलब। सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, वेयर गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म ऑफ क्रेडिट हैड एक्सपायर्ड। मैंने आपको 2 महीने के लिए गुड्स, मैंने बोला था कि 2 महीने के लिए आप क्या करो, गुड्स ले जाओ। अब एक्सपायर हो गया टर्म, एक्सपायर होने के बाद क्या होगा, अब मेरे पास राइट आ जाएगा राइट टू लियन। अब आप ये बोलोगे, आपके मन में डाउट आएगा कि अरे आपने तो गुड्स ट्रांसफर कर ही दिए, क्रेडिट पे दिए थे तो आपने गुड्स तो दिए होंगे सामने वाले को, तो आपके पास ये राइट कैसे आ जाएगा, लियन का राइट कैसे आएगा, क्योंकि आपने पोजीशन तो ट्रांसफर कर दी। क्रेडिट पे जब दे रहे हो तो आपने गुड्स ट्रांसफर ही कर दिए, क्रेडिट तो उसके बाद आया। अब देखो इसमें क्या होता है, आपको नहीं पता उन पार्टीज के बीच में अरेंजमेंट क्या है, आपको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं ये ट्राइपॉड मोनीश भैया से खरीद लूं, ठीक है पीपो यहीं का सीएफसी का ही है ना ये, तो मैं अगर ये मान लो ट्राइपॉड मोनीश भैया से या कुणाल भैया से, जिसका भी है या उन दोनों का भी है, उनसे मैं खरीद लूं और मैं यूज यहीं कर रहा हूं, है ना। मैंने बोला कि चलो ठीक है ये मैंने खरीद लिया, इसको क्रेडिट पे दे दूंगा, क्रेडिट पे दे दो मेरे को, मैं 2 महीने बाद में आपको पैसे पे कर दूंगा। अब 2 महीने बाद में अगर मैंने पैसे पे नहीं किए इस ट्राइपॉड के रिगार्डिंग, यही क्लास में रहता है, मैं यूज कर रहा हूँ पर क्लास में रहता है ना। पोजेशन किसके पास है, एक्चुअल पोजेशन, एक्चुअल कस्टडी किसके पास है, सीएफसी की क्लास के अंदर ही है ना, सीएफसी की क्लास के अंदर ही है। तो मेरे को बताओ क्रेडिट पीरियड के ऊपर मैंने सेल हो गई थी, उसके बाद भी क्या मोनीश भैया कुणाल भैया के पास इसको लियन पे होल्ड करने का राइट आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा ना, पोजेशन तो यही है,
पोजेशन तो यही है ना इस चीज की, मैं यूज कर रहा हूँ, मैंने बस पेमेंट नहीं किया है। वो होल्ड करके रख लेंगे कि भाई अब पेमेंट निकाल वरना इसको यूज नहीं करने देंगे, है ना। ये होगा इस ऐसे सिनेरियोस के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट दिया गया है कि जहां पे आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी थी, इन द सेंस कि आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी थी, पर हो सकता है कि वो अभी भी कस्टडी उसकी यहीं कहीं पड़ी हो, ठीक है, सामने वाले के पास पड़ी हो, या सामने वाला उसको इजीली रिकवर कर सकता है, ठीक है, विदाउट वायोलेशन ऑफ योर राइट। उसको चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है वहां पर, वरना थेफ्ट आ जाएगा। चोरी नहीं करना है, ये यहीं पड़ा था, यहीं पे होल्ड करके रख लिया क्योंकि पेमेंट नहीं दी, ठीक है। मेरे घर पे अगर ये पड़ा तो मेरे घर से आके कोई ले जा नहीं सकता इसको, क्योंकि मेरे पास ओनरशिप आ गई है, भले ही मैंने पैसा ना दिया हो। हाँ, वो राइट कब आएगा, जब वो मेरे पास है ही नहीं, उसकी कस्टडी मेरे पास है ही नहीं, ओनरशिप तो मेरे पास है, पोजीशन तो मेरे पास है, कस्टडी मेरे पास नहीं है, यहाँ पे है, और उसको रिकवर कर लिया किसने, जिस जो एक्चुअल ओनर था वो। क्लियर है ये चीज, स्टेटमेंट समझ आया, ये डाउट तो नहीं होगा अब इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वेयर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। अब सामने वाला इंसॉल्वेंट बन गया, मतलब पेमेंट नहीं कर पाएगा, तब भी आप क्या कर सकते हो, देखो इंसॉल्वेंसी वाला आप पार्ट बोलोगे कि यार ये कॉन्ट्राडिक्टरी है फर्स्ट पार्ट से, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के अंदर पेमेंट नहीं करी और इंसॉल्वेंट भी पेमेंट नहीं करेगा। हाँ 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 हाँ, यूज यही हो रहा है, पोजेशन मेरे पास आ गई, ओनरशिप मेरे पास आ गई, यस। कस्टडी पर यहाँ पे कौन होल्ड कर सकता है अभी भी, कोई और इंसान जो एक्चुअल ओनर है इसका, कौन, मोनीश भैया, कुणाल भैया, है ना। कस्टडी तो यही है, ओनरशिप तो आ गई थी, मैं वही तो कह रहा हूँ, इसके अंदर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है नहीं होगी उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके पास अगर गुड को होल्ड करने का राइट है तो आप होल्ड कर सकते हो, अगर मैंने पेमेंट नहीं की है तो, ठीक है। हाँ, अपने होल्ड कर रहे हैं, अपने पास सिर्फ होल्ड करने का राइट है। कस्टडी अपने यहाँ पे लिखा था ना मैंने, कस्टडी इज इक्वल टू होल्डिंग राइट, किस केस के अंदर, सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर, कि गरिमा ने जो गुड्स होल्ड किए थे उसके पास पोजेशन थोड़ा ना थी उन गुड्स की, पोजेशन तो या तो मेरे पास थी या डेजी के पास थी, तो गरिमा ने जो गुड होल्ड किए थे वो बेसिकली कस्टडी थी। हाँ, कस्टडी का मतलब सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर क्या है, गुड्स को होल्ड किया हुआ है किसी इंसान ने। क्लियर है, अगर आप गुड्स को होल्ड नहीं कर सकते तो लियन का राइट नहीं आएगा। हाँ, बी पॉइंट वापस से बताता हूँ, ये ट्राइपॉड वाला एग्जांपल समझ नहीं आया, कौन सी वाली लाइन। हाँ, मतलब आपका क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया, पे पीरियड था, हाँ 1 मंथ के बाद पेमेंट करनी थी, वो नहीं हुई। हाँ, अगर घर पे ले जाके यूज करना हो तो मेरे से नहीं ले सकता कोई ये, फिर नहीं ले सकता। हाँ, मेरे पे केस हो सकता है, पैसे पैसे रिकवर करना, वो अलग राइट है ना, वो राइट्स अलग है, वो भी पढ़ेंगे, अपने वहां पहुंचे नहीं हम, अपने पहले लियन पढ़ रहे हैं। लियन आ गया समझ में, लियन आ गया। हाँ, देखो मैं बता रहा हूँ ना, ये यूनिट बहुत ज्यादा लॉजिकल है, आपको इजीली समझ आ जाएगी, बट आपको ऑर्डर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। सारे राइट्स जो आप सोच रहे हो दिमाग में आ सकते हैं वो आएंगे, वो सारे आएंगे, बट आपको ऑर्डर में पढ़ना है, ठीक है। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, इंसॉल्वेंसी का केस, इंसॉल्वेंसी के केस के अंदर आपका क्या होगा, देखो इंसॉल्वेंसी का केस जो थर्ड पॉइंट आपका दिया हुआ है उसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, आप यही बोल रहे हो ना कि इंसॉल्वेंट हो गया तो पेमेंट नहीं करी, तो फर्स्ट पॉइंट से आपका वो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट से आपका कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है, इसको अलग इसलिए बोला गया है क्योंकि जो आपका सेकंड राइट है वो आपका रिलेटेड राइट है किससे, लियन से, जब आपने ट्रांजिट में मंगवा ली थी ना गुड्स वापस, तो एक बार इसको याद रखना कि आपका वो राइट एग्जिस्ट कर रहा है। इंसॉल्वेंसी वाला पॉइंट मैं वहां पे वापस डिस्कस करूंगा, तो तब इनको कनेक्ट करके मैं बताऊंगा कि कैसे इंसॉल्वेंसी को अलग से मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं मेंशन करा तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है। क्लियर है, हाँ, इतना समझ आया, कोई डाउट इसके अंदर, इतना समझ आ गया। हाँ, ठीक है, जो टर्म इंसॉल्वेंट है उसको डिफाइन किया गया है, टर्म इंसॉल्वेंट है उसको देखो, आपको सबको मीनिंग पता है, कैसे डिफाइन किया गया वो देख लेते हैं। अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट हु हैज सीज्ड टू पे हिज डेट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और कैन नॉट पे हिज डेट एज दे बिकम ड्यू वेदर ही हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट। एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट का मतलब क्या है, आपको देखो जो जनरली आपकी जो डेफिनेशन है सेल्स ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग, भाई किसी इंसान के पास कितना पैसा पड़ा है मेरे को नहीं पता ना, मेरे को नहीं पता किसी के घर में कितना पैसा है, किसी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, मैं रैंडम पर्सन हूं, मेरे को कैसे पता होगा, मेरे को कैसे पता होगा कि हाँ भाई बाबा के पास में कितनी प्रॉपर्टी है, नहीं पता ना मेरे को, या तेरे पास कितने पैसे नहीं पता होगा मेरे को, और ना पता लगेगा, ठीक है। अब अगर उसने मेरे को पैसे पे नहीं किए तो मैं इंसॉल्वेंसी का केस फाइल कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि इसने मेरे पैसे नहीं पे किए, तो या तो वो पे करना नहीं चाह रहा है या फिर उसकी पे करने की कैपेसिटी नहीं है। वो मेरे को पता कब लगेगा, जब मैं केस करने की धमकी दूंगा, मैंने धमकी दे दी केस करने की, तो उसने बोला कि जो करना है कर लो भैया, नहीं देता पैसे, तो मैं बोला ठीक है फिर आगे केस कर लेते हैं। केस किया, इंसॉल्वेंसी फाइल कर दी, इंसॉल्वेंसी फाइल करने के बाद पता लगा कि क्या हो रहा है, इसके पास तो बहुत पैसा है, ये तो बस दे ही नहीं रहा था, इसको मेरे से पंगे लेने थे,
ठीक है, अब कोर्ट क्या बोलेगा, भाई मेरे पास पैसा है, पैसा देके नक्की करना, क्यों परेशान कर रहा है, जो डैमेजेस है वो है सब पे कर। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, उसके बाद भी अगर इसने क्या करे, पेमेंट नहीं करी, तो कोर्ट क्या करेगा, ऑफिशियल साइन ही देगा। ऑफिशियल साइन क्या करेगा, जाके इसके गुड्स को होल्ड कर लेगा, उतने गुड्स को होल्ड कर लेगा जितने गुड्स की पेमेंट मेरे पास आनी चाहिए थी, उसको बेच के वो पैसे रिकवर करके मेरे तक पहुंचवा देगा। ठीक है, तो आप एक्चुअली इंस्टॉलमेंट हो कि नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने अगर डेट पे नहीं किया है आप इंस्टॉलमेंट की कैटेगरी के अंदर फॉल कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज। आज की तारीख के अंदर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो भी इंस्टॉलमेंट हो सकती है बैंकरप्सी के अंदर और इंसॉल्वेंसी के अंदर, इसलिए मैंने डिफरेंस बताया था। इंसॉल्वेंसी वो है जहां पे आप अपने डेट नहीं पे कर पा रहे हो या फिर डेट नहीं पे किए हो। बैंकरप्सी वहां आती है जहां पे आपकी जो लाइबिलिटीज हैं वो इतनी एक्सीड कर गई हैं कि आप पॉसिबली पे ही नहीं कर सकते हो अपनी लाइबिलिटीज को, सारी लाइबिलिटीज को अगर साथ में लेके चले तो। ठीक है, एक बात नहीं है, तेरे पास 100 करोड़ रुपए पड़े हैं, तेरे को मेरे को 10 रुपए देने थे, तूने नहीं दिए, मैं तेरे पे इंसॉल्वेंसी का केस कर सकता हूँ, मैं तेरे पे बैंकरप्सी का केस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को पता है तेरे पास 1000 करोड़ रुपए पड़े हैं। ठीक है, तू बस 10 रुपए नहीं दे रहा था, तो क्या करेगा कोर्ट, 10 रुपए निकलवाएगा तेरे से, कैसे, तेरे 10 रुपए के वर्थ के गुड्स, मतलब मान ले 4 पेन उठा लिए तेरे, 10 पेन उठा के मार्केट में बेच दिया और मेरे को 10 रुपए दे दिए। आया समझ में तुम्हें ना, जब ना पैसों में ड्रास्टिक डिफरेंस दिखाओ ना तब तुम्हें एग्जांपल समझ आता है। हाँ यार, माइनर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकता ना ऐसे। हाँ, माइनर तुम खरीद के लाते हो, ठीक है, तुम्हारे नेसेसिटी गुड्स थे कि नहीं थे, पहले ये देखा जाएगा। नेसेसिटी गुड्स थे तो तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी। माइनर का एग्जांपल मैं वो एग्जांपल ले रहा हूं जिसके अंदर तुम्हारे जो गार्जियंस हैं या पेरेंट्स हैं वो तुम्हारे या तो तुम्हारे मतलब तुम्हारी केयर नहीं कर रहे हैं, एज इन की तुम उनकी केयर में नहीं रह रहे हो। होता है ना कि बच्चे को निकाल दिया घर से, भाई तो अब जी अपने अपने हिसाब से, डिसोन कर दिया, उसके अंदर क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे बच्चे की, अगर ये मरे जिए जो करना है वो करे, हमें फर्क नहीं पड़ता। वो केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, उस केस के अंदर क्या होगा कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स पे कर देंगे आपके बिहाफ पे। ठीक है, आप किसके बिहाफ पे चीजें खरीदने जा रहे हो, या तो आपके पेरेंट्स के बिहाफ पे खरीदने जा रहे हो, या जो भी आप काम कर रहे हो, बीइंग अ माइनर क्या हो रहा है, आपका इशू कहां आता है, इशू वहां आता है जो चीजें आपकी नेसेसिटी नहीं है, नेसेसिटी नहीं है उसके रिगार्डिंग आपने पेमेंट करनी थी, वो पेमेंट सामने वाला जो है मांग रहा है और आपने पेमेंट नहीं की है। उस पूरे सिनेरियो के अंदर क्या हो जाएगा, आप एज ए माइनर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर लायबल नहीं हो पे करने के लिए, किसी और एक्ट के अंदर हो सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर नहीं हो, है ना। देखो गाइस, होता क्या है, आपको ना समझना पड़ेगा, आप अगर जीवन में कोई गलत काम कर रहे हो, आप एक एक्ट से बच जाओ तो मे भी हो सकता है दूसरे एक्ट से ना बचो। डिफरेंस कहां आता है, डिफरेंस क्या आता है, अगर आपके ऊपर मर्डर का केस चल रहा है, ठीक है, और आपने उसके अंदर कहीं पे चोरी भी कर ली थी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं गया था चोरी करने, चोरी करते करते मेरे को किसी ने पकड़ लिया और मैंने उसको मर्डर कर दिया और मैं भाग आया। ठीक है, मैंने अटेम्प्ट टू थेफ्ट किया था, पर मान लो मेरा जो केस बना, मेरे ऊपर जो केस बना, मेरे ऊपर जो चार्जशीट बनी, उसके अंदर क्या आया, सिर्फ मर्डर के चार्जेस लगे, अटेम्प्ट टू थेफ्ट का चार्ज ही नहीं लगा, और मैं मर्डर के चार्ज से मान लो गलती से बच गया, तो मेरे ऊपर थेफ्ट का चार्ज नहीं लगेगा। अब मेरे ऊपर थेफ्ट का चार्ज नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि आपने केस के अंदर डाला ही नहीं, आपने केस के अंदर डाला नहीं तो वो चीज मैंने प्रूव ही नहीं करी, और ना मेरे को प्रूव करने की रिक्वायरमेंट थी, तो मैं भी हो सकता है गलत हूं, मैं भी हो सकता है गलत हूं, बट अगर जस्ट बिकॉज उसकी उस गलत चीज के रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर मेरे ऊपर केस नहीं हुआ, तो मैं जेल में नहीं जाऊंगा ना। देखो, चोरी हुई होगी तो पता होगा, देखो सिंपल सी बात क्या है, ये होता है एरर, ये होता है एरर। कहने का मतलब क्या है, मैं गया था घर पे, मैं वहां घर पे पहुंचा कैसे, पुलिस का पहले तो सवाल ये होगा, मैं आया खिड़की विड़की तोड़ के दीवार कूद के, तो उसका ये जब आप काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, आप जबरदस्ती किसी घर में घुसना चाह रहे हो, तो पहले हुआ ट्रेसपास। ठीक है, उसके बाद में मैंने सामने वाले की मर्जी के बिना उसके किसी गुड की पोजेशन लेने का ट्राई कर लिया, ठीक है, बिना सामने वाले की मर्जी के बिना, तो मैंने क्या करने का ट्राई किया, मैंने थेफ्ट करने का ट्राई किया। ठीक है, अब मैं चलते चलते क्या करूं, ये गरिमा का टिफिन है, ये उठा के मैं बैग में डाल के ले जाऊं, तो ये भी थेफ्ट है, क्योंकि मैंने गरिमा से अगर पूछा नहीं है तो ये भी थेफ्ट है। क्लियर है, तो ये चीजें होती हैं, आपके इंसिडेंटल केसेस बहुत होते हैं, इसलिए चार्जशीट्स को बनाने में बहुत दिन लग जाते हैं, किसी एक क्राइम के अंदर भी बहुत बार ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आप ये चाह रहे हो कि ये इंसान जो है वो किसी भी तरीके से बच ना पाए, जितने चार्जेस ठोक सकते हैं ना इसके ऊपर ठोक दो। फिर कोर्ट एक बार रिव्यू करता है कि चार्जेस सही तरीके से लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए हैं। कोर्ट ऐड नहीं करेगा चार्ज, हाँ कोर्ट ऐड कर सकता है जो बहुत ऑब्वियस चार्ज हो, बहुत ही ऑब्वियस चार्ज हो तो कोर्ट ऐड करवा देगा। ठीक है, बट कोई चार्ज अगर आपने ऐड नहीं किया जो बहुत ज्यादा ऑब्वियस नहीं था, उसके रिगार्डिंग फिर ट्रायल नहीं चलेगा, आपका ट्रायल नहीं चलेगा। उसका रीजन मैं बताता हूं क्यों,
क्योंकि आपके क्रिमिनल लॉ के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर आपको सबसे पहले एफआईआर करवानी पड़ती है ऐसे केसेस के अंदर। एफआईआर करवाने का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर मैं गया, मैंने एफआईआर लिखवाई, मैं बाहर चला गया, वापस से थाने में जाके आता, अरे यार ये भी तो कोई चीज थी, मैं भूल गया बतानी, मैं वापस से घुसा अंदर। अब मैं बोला कि यार एफआईआर आपने डन कर नहीं करी है तो बताओ। उन्होंने बोला कि हम तो डन कर दिया है, हमने तो फाइल कर दिया एफआईआर। तो अब आप बोलोगे कि यार ये रह गया था। अरे नहीं नहीं यार, अब ये नहीं लिख सकते, अब ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आपकी जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिलती है ना, वो ही माना जाता है कि वैलिड इंफॉर्मेशन है। नई एफआईआर आपकी नई एफआईआर बन सकती है, सेम चीज के लिए नहीं बन सकती, सेम इंसिडेंट के लिए नहीं बनेगी नई एफआईआर। ये अब देखो आपका अर्नब, हाँ, कितनी भी क्रिटिकल हो, देखो अगर आप उसको सेपरेट क्राइम बता सकते हो सेम इंसिडेंट के अंदर, हाँ तो हो सकता है, क्या पता वो ऐड कर ले। अब मैं आपको रीजन बताता हूँ, एक आपका अभी रिसेंट का ही एग्जांपल है, एक डेढ़ साल 2 साल पहले का एग्जांपल है। अर्नब गोस्वामी जानते हो सब? अर्नब गोस्वामी के ऊपर एफआईआर हुई थी। अर्नब गोस्वामी जो एंकर है, टीवी एंकर है, वो मुझे ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो वाला है ना, अब ऐसे समझ आएगा तुम्हें। तो अर्नब गोस्वामी के ऊपर एफआईआर हुई थी, उससे फर्क नहीं पड़ता किस चीज के रिगार्डिंग हुई थी, ठीक है, उसको एक बार छोड़ देते हैं अपने। अब उसके ऊपर जो एफआईआर हुई थी ना, उसके अंदर मल्टीपल एफआईआर हुई थी, मल्टीपल स्टेट्स के अंदर हुई थी, मल्टीपल लोकेशंस पे हुई थी। तो महाराष्ट्र पुलिस ने क्या किया था, उन एफआईआर को क्लब करके एक एक्शन लिया था। वो एक्शन क्या था कि उसको पकड़ के जेल में डाल दिया था, उसके ऊपर ट्रायल स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, बेल गई कहां पे? महाराष्ट्र के अंदर, जहां भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो भी जुरिस्डिक्शन थी वहां पे गई, फिर हाई कोर्ट में गई बेल की एप्लीकेशन, हाई कोर्ट में भी रिजेक्ट हो गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में गई, तो वहां पे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ बैठे थे। उन्होंने देखा 40 पेज का जजमेंट आया था सिर्फ बेल के लिए, 1 पेज का जजमेंट आता है, 40 पेज का जजमेंट दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि उन्होंने ये बताया था कि भाई जो आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रही नहीं है। पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन पहली बार मिलती है उसके बेसिस पर अगर पुलिस एक्ट करती तो समझ आता। पुलिस ने 50 जगह से इन्फॉर्मेशन ली, अब वो 50 जगह से इन्फॉर्मेशन आके वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो एफआईआर नहीं है, इसलिए जो बेल है वो सामने वाले को मिलनी चाहिए। हाँ, अब इसके अंदर बोला गया कि भाई बहुत पैसे खिलाए हैं, ये है वो है, पर रीजन तो वैलिड था। अब उस चीज को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। हाँ, वो आपका ओपिनियन है कि पैसे खिलाए हैं नहीं खिलाए हैं या जो भी था, मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत सही रीजन था, बहुत वैलिड रीजन था, चाहे उसने कितना ही गलत काम किया हो या कितनी गलत चीज की हो। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती की वजह से किसी को सजा नहीं मिल सकती। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है बहुत से केसेस में पुलिस की गलती की वजह से जो एक्चुअल क्रिमिनल है वो छूट जाते हैं, ये सब रीजन होते हैं उसके अंदर। हाँ, चल ठीक है, इमेजिन, हाँ अब बता। हाँ 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 हाँ, नया वो अलग अलग मर्डर है ना। तुम्हें क्या पता? तेरे को पता है? श्योर है तू? श्योर है क्या उस चीज के लिए? तेरा काम है इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना। ठीक है, अब तूने, अब देखो केस के अंदर क्या होता है ना, केस का एक स्ट्रक्चर होता है, केस के अंदर आर्ग्यूमेंट नहीं होता। केस के अंदर मतलब आर्ग्यूमेंट होता है लिखा पढ़ी के हिसाब से या जो आपने मेंशन कर दिया उस हिसाब से, वहां पे डिबेटिंग नहीं चलती है। ठीक है, यार ये भी तो हुआ था वो भी तो हुआ था, ऐसे नहीं डील होता है। आप क्या, जब केस स्टार्ट होता है ना, अरे अब बात सुन ले, तेरा ही क्वेश्चन है। हाँ, अब देख होता क्या है, जब आपका केस स्टार्ट होता है ना, आपको सारी इंफॉर्मेशन कोर्ट को भी देनी होती है। ये रही एफआईआर रिपोर्ट, ये रही एग्जिबिट 1 2 3 4 जिसके अंदर आपके एविडेंसेस हैं। ठीक है, ये रहा आपका केस, ये रहा आपके चार्जेस, ये आपके केस लॉज, इनके बेसिस पे हम आर्ग्यू करने वाले हैं। ठीक है, क्रिमिनल लॉ के अंदर ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बेसिक बहुत बेयर मिनिमम होती है। सिविल लॉ के अंदर तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है कि आपने जो चीज नहीं लिखी वो आर्ग्यू नहीं कर सकते। इसके अंदर फिर भी स्कोप होता है कि आप आर्ग्यू कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने किसी ने अभी क्रिमिनल जस्टिस का कोई नया कोई देखता है क्रिमिनल जस्टिस नया सीजन देखा है अभी जो सबसे लेटेस्ट आया? लेटेस्ट तूने पूरा देखा है? उसके अंदर जो काम वाली थी उसने अपना स्टेटमेंट बदला था ना, कोर्ट को क्या बोला गया था? वो माना नहीं जाना चाहिए। ठीक है, माना नहीं जाना चाहिए। फिर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी उसने प्रूव करा है कि ये इसकी गलती नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे बाहर आ ही नहीं सकती थी क्योंकि ये मेंटल डिसऑर्डर है। मेंटल डिसऑर्डर किसकी वजह से? ट्रॉमा की वजह से। ट्रॉमा की वजह से आपको क्या हुआ है कि आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद आया, उसने बताया था ये वॉर विक्टिम्स के साथ होता है या फिर आर्मी पर्सनल्स के साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको मान लो गोली की आवाज सुनी कहीं से, उनको कोई इंसिडेंट याद आ गया, क्योंकि उनकी मेमोरी जो है वो ब्लॉक हो जाती है। इस वजह से वो अलाउ किया गया, क्योंकि बहुत वैलिड रीजन था। ऐसा रीजन होगा तो इसे अलाउ कर दिया जाता है, ऐसे नहीं है कि अलाउ नहीं होगा, बट आपका प्रोसेस सही से फुलफिल होना चाहिए, प्रोसेस आपका पूरा तरीके से जाना चाहिए। इसलिए आपका सीआरपीसी जो है वो बहुत डिटेल्ड है, सीआरपीसी जो आपका बीएनएसएस बन गया है वो बहुत डिटेल्ड है। ठीक है, इसलिए उसके अंदर जो प्रोसेस दिया हुआ है वो फुलफिल करोगे, वो फॉलो करोगे तो आपका ट्रायल सही से चलेगा।
वरना आपने कुछ भी चीज को स्किप कर दिया, लॉ के अगेंस्ट जाके कुछ चीज किया, भले ही आप काम सही कर रहे हो, लॉ उसको सही नहीं बोलेगा। लॉ के अंदर आपके जो पनिशमेंट है, जो केस है, जो ट्रायल है, वो बहुत सही तरीके से चलना चाहिए, अदरवाइज ये मान लिया जाएगा इनजस्टिस हुआ है। क्लियर है? क्लियर है? तभी तो देखो जो एक्चुअल लोग जो क्राइम कर रहे हैं, पूरी दुनिया को पता होता है कि इस बंदे ने क्राइम करा है, ठीक है, पूरी दुनिया को पता है, पर फिर भी क्या होता है, वो बच जाता है। क्यों बच जाता है? क्योंकि ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव गलती हो जाती है, प्रोसीजरल गलती हो जाती है, और वो चीज सही भी है, वो चीज होनी भी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपके साथ तो इनजस्टिस हो रहा है ना, सही तरीके से प्रूव कर दो, मैं जेल में बैठ जाऊंगा। सही तरीके से प्रूव ही नहीं किया तुमने, तो मैं क्यों बैठूं जेल के अंदर? मेरी गलती नहीं है उसके अंदर, मैंने अच्छे क्राइम किया हो, आप प्रूव करो। हाँ हाँ हाँ, तो ये पुलिस नहीं करेगी, ये कोर्ट करेगा। देखो कोर्ट अब क्लब करता है ना जब केस, तो कोर्ट सिर्फ उन्हीं केसेस को क्लब करता है जो सिमिलर नेचर के होते हैं। आपने अपने घर वालों को पीट दिया, आपने जाके पड़ोसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, और आपने दिल्ली जाके किसी की कार तोड़ दी, इन तीनों केस एक साथ चल नहीं सकते, चल नहीं सकते ये तीनों केस एक साथ, तो उस केस के अंदर वो कोर्ट अलाउ ही नहीं करेगा। हाँ मान लो कि एक कंपनी ने फ्रॉड किया एम्प्लॉय के साथ में, ठीक है, और वैसे 100 एम्प्लॉय थे, उनके साथ सिमिलर फ्रॉड किया अलग अलग टाइम पे, ठीक है, उन सभी 100 के 100 एम्प्लॉय ने अलग अलग केस कर दिया, ठीक है, उन सबको क्लब करने का कोर्ट क्या करते हैं, डिसीजन दे सकती है, जजमेंट दे सकती है कि हाँ इन सारों को क्लब कर दो, क्लब करके एक ही केस चलाओ, क्योंकि बात तो सेम ही हुई है सबके अंदर। हाँ वो कोर्ट का टाइम बचाने के लिए कोर्ट ऐसा काम करेगा, ठीक है। बट हाँ जस्ट बिकॉज कि आपको एक ही बार कोर्ट आना पड़े, ना ना ना, क्राइम 3 बार किया तो आओ 3 बार, हमारी गलती नहीं है, वो आपने किया 3 बार क्राइम, तो आपको आना पड़ेगा, आपके अगेंस्ट हुआ 3 बार केस। इसलिए बोला जाता है आपके ऊपर जो फेक केस होते हैं ना, फेक केस होते हैं, जब फेक केस के अंदर आपको बहुत परेशान होना पड़ता है, फिर कोर्ट तो आपको जाना ही पड़ेगा, प्रूव करने को जाना ही पड़ेगा कि मेरी गलती नहीं है, ठीक है, फेक भी हुआ है केस, ठीक है, आया समझ में? अब बड़े आगे थोड़ा वापस से आ जाए सेल्स ऑफ गुड्स में। सेल्स ऑफ गुड्स से कहाँ क्राइम पे, कहाँ तुम ट्रायल पे पहुंच जाते हो। हाँ हाँ गाइस, पार्ट डिलीवरी की बात हो रही है, देखो अब यहाँ पे पार्ट डिलीवरी के अंदर क्या होगा, पार्ट डिलीवरी का केस के अंदर क्या होगा, तो जो अनपेड सेलर है उसने अगर पार्ट डिलीवरी कर दी है, ठीक है, और उसने रिमाइंडर के ऊपर एक्सरसाइज कर दिया है लियन का राइट, unless such part delivery has been made under such circumstances as to show an agreement to waive the lien, ठीक है, तब तक वो चीज वैलिड नहीं है, वो लियन वैलिड नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि आपने होल्ड कर रखा था गुड्स को, आपने पार्ट डिलीवरी कर दी, ये जेस्चर दिखा के कि आप लियन को वेव ऑफ कर दियो, पर फिर भी पैसे तो दे दे यार, ठीक है, आपने पार्ट डिलीवरी कर दी, आपने सामने वाले को आधे गुड्स दे दिए और आधे गुड्स होल्ड करके रख लिए, ठीक है, आपने जब तक ये नहीं बोला कि चल आधे गुड्स ले ले, दया कर रहा हूं तेरे पे, आधे गुड्स ले ले, आधे गुड्स मैं होल्ड करके रख रहा हूं, मेरे को पैसे चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो पार्ट लियन उस केस के अंदर वैलिड होगी। पर अगर आपने राइट वेव ऑफ कर दिया है पार्ट डिलीवरी करके, तो आपकी जो लियन है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आपके कंडक्ट से समझ आएगा इस केस के अंदर कि पार्ट जो डिलीवरी थी वो चीज वैलिड थी कि नहीं थी, उसके अगेंस्ट आप लियन, जो बचे हुए गुड्स हैं उसके अगेंस्ट आप लियन होल्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़े, टर्मिनेशन ऑफ लियन। अब टर्मिनेशन ऑफ लियन कैसे हो सकता है, देखो टर्मिनेशन ऑफ लियन बहुत लॉजिकल चीज है कि आपने पैसे पे कर दिए, ठीक है, या आपने राइट वेव ऑफ कर दिया, ठीक है, या फिर आपने कोई ऐसा कंडक्ट कर दिया जिससे समझ आ रहा है कि आप अपना राइट वेव ऑफ करना चाह रहे हो, ठीक है, या फिर आपने जो पार्ट पेमेंट थी या फिर कोई थोड़ी बहुत पेमेंट थी उसके अगेंस्ट बोल दिया कि चल कोई बात नहीं ले जा, तो आपने लियन का राइट वेव ऑफ कर दिया, आपने सामने वाले को डिलीवर कर दिया गुड्स बेसिकली, ठीक है। तो क्या है, व्हेन द डिलीवरी व्हेन ही डिलीवर्स द गुड्स टू अ कैरियर or other bailey for the purpose of transmission to the buyer without reserving the right of disposal। राइट ऑफ डिस्पोजल याद है क्या था? राइट ऑफ डिस्पोजल क्या था? राइट ऑफ डिस्पोजल, नहीं 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 नहीं, पैसों से रिलेटेड था, पैसों से रिलेटेड था। राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब है कि आपने पैसे लिए बिना कोई काम नहीं करना है, ये आपका राइट ऑफ डिस्पोजल है, ये आपने कॉन्ट्रैक्ट में ही बता दिया होगा, ठीक है, ये कंडीशन आपने कोई इससे साथ अटैच कर दी होगी, वो आपने एग्रीमेंट में बता दी होगी, या फिर आपके कंडक्ट से समझ आ गया होगा कि ट्रांजेक्शन ऐसी हो पाएगी, पहले तुम पैसा दो उसके बाद गुड लो, ठीक है, तो आपने राइट ऑफ डिस्पोजल है वो आपका अटैच अगर गुड्स के साथ है, ठीक है, या तो वो केस है या फिर आपने होल्ड कर रखे हैं या वो केस है, ठीक है। दोनों केस के अंदर अगर आपने बेसिकली क्या किया है, राइट होल्ड कर लिया है डिस्पोज ऑफ वाला, तो आपका डिस्पोज ऑफ वाला कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, वो अलग सेपरेट राइट है, उसकी बात नहीं करने। आपने बेसिकली क्या किया, कैरियर्स के अंदर गुड्स डाल दिए, या फिर आपने किसी ऐसे पर्सन को गुड्स दे दिए जिस जो क्या बन गया, बेली बन गया, वो क्या करेगा, सामने वाले को गुड्स दे देगा। इन दोनों केस के अंदर क्या हो रहा है, आपकी पोजीशन से गुड्स चले गए हैं और आपने ट्रांसमिशन में डाल दिए हैं,
मतलब कि आपने गुड्स किसके अंदर डाल दिए, या तो कैरियर्स के अंदर डाल दिए या फिर ऐसे इंसान को पकड़ा दिए हैं जो कि आगे डिलीवर कर देगा, है ना। इन दोनों केस के अंदर आपका लियन का राइट चला गया। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर दिया, पोजेशन को हटा दिया अपने गुड्स के साथ में। मतलब आपने क्या करा, जो अपनी कस्टडी थी उसको आपने ट्रांसफर कर दिया। और वो क्यों किया आपने? क्योंकि सामने वाले को पोजेशन देनी थी। ठीक है, इस पर्सपेक्टिव से जो आपने किया है कोई काम, तो बेसिकली उस टाइम पे आपका जो लियन का राइट है वो टर्मिनेट हो गया है। टर्मिनेट तो क्यों हो गया? क्योंकि अब आपके पास उसकी कस्टडी नहीं है, आप उसको होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल है। कोई डाउट इसके अंदर? समझ आया ये पॉइंट? कोई ऐसा इसको समझ नहीं आया? क्योंकि आपका जो ट्रांसमिशन वाला राइट आएगा ना, ट्रांसमिशन के अंदर आप उसको होल्ड कर लेते हो गुड्स का, वो इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड है, इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड है। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए। वेयर द बायर और द एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स पोजेशन ऑफ द गुड्स। लॉफुली सामने वाले ने पोजेशन ले ली, या फिर उसके एजेंट ने, सामने वाले का जो कोई एजेंट था उसने पोजेशन ले ली, तो भी क्या है, आपका राइट ऑफ लियन चला जाएगा, क्योंकि अब आप क्या गुड्स को होल्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेयर द सेलर हैज वेव्ड द राइट ऑफ लियन। सेलर ने खुद ने क्या किया, अपना लियन का राइट ही वेव ऑफ कर दिया। वेव ऑफ करना मतलब बाय बाय कर दिया, कि मैं अपने राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाय एस्टॉपल। बाय एस्टॉपल का मतलब क्या है, कि आपने बेसिकली क्या कर दिया, सामने वाले को बोल दिया कि गुड्स जो है वो तेरे हैं, या तीसरे पर्सन को बोल दिया कि गुड्स जो है वो इसके हैं। ठीक है, मैं गुड्स को बस होल्ड करके रखा हूं इसके बिहाफ पे, ओनरशिप मैंने ट्रांसफर कर दी है। ठीक है, पेमेंट वेमेंट की आपने कोई बात नहीं की है, आपने ये बोल दिया कि हाँ भाई पेमेंट हो गई है। ठीक है, हाँ भाई पेमेंट हो गई है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले केस के अंदर मैंने मान लो तुम्हें बताया, तुम्हारे सामने एग्जांपल लिया, तुमने जाके भैया से पूछ लिया, अरे भैया आपसे खरीदा था क्या ये? ठीक है, तो भैया ने बोल दिया कि हाँ यार, मेरे सामने बोल दिया कि हाँ यार खरीदा था, पेमेंट वेमेंट सब हो गई है। वो मेरी गुडविल बचाने के लिए भैया ने किया कि मैंने पैसे नहीं दिए। ठीक है, बट जस्ट बिकॉज कि वो एस्टॉपल लग गया है वहां पे, जुबान की कीमत लग गई है, तो इस वजह से लियन का राइट नहीं है, अब मैं जाके गुड्स उठा सकता हूँ। अब मेरे पास राइट आ गया गुड्स को लेने का। ठीक है, मैंने नहीं, उन्होंने बोला मैंने थोड़ा ना बोला। ठीक है, पेमेंट तो वो सेपरेट राइट है ना, लियन के राइट की बात हो रही है, पेमेंट तो देनी पड़ेगी, लियन का राइट है वो। ठीक है, लियन के राइट की बात हो रही है, आप अभी पेमेंट तक मत जाओ, आप लियन के राइट जाओ। हाँ, मैंने अगर पेमेंट कर दिया तो सामने वाले को तो देने ही पड़ेंगे गुड्स। इसके अंदर मैंने इसलिए बोला कि आपने पेमेंट अगर कर दी है, वैलिडली अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिस्चार्ज कर दिया है, तो सामने वाले का लियन का राइट हट जाएगा। अब उसको पैसे देने के बाद, मैंने उसको पैसे दे दिए, उसके बाद उसको पोजेशन मेरे को ट्रांसफर, कस्टडी मेरे को ट्रांसफर करनी पड़ेगी। क्लियर है? इसका एक्सेप्शन दिया हुआ है, एक एक्सेप्शन क्या दिया हुआ है, जो अनपेड सेलर है वो राइट लूज नहीं करता लियन का। कब नहीं करता? बाय रीजन ओनली दैट ही हैज ऑब्टेन्ड अ डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स के लिए अगर उसने बेसिकली क्या कर लिया है, डिक्री क्या होता है, डिक्री मतलब कोर्ट का जजमेंट। कोर्ट का जजमेंट है किसके रिगार्डिंग? प्राइस के रिगार्डिंग। सामने वाला पे नहीं कर रहा था, आपने गुड्स को होल्ड करके रखा था। ठीक है, अब डिक्री आ गई है। डिक्री आने का मतलब क्या है, कि मेरे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट आ गया है जिसकी वजह से मैं पैसे रिकवर करवा सकता हूं। जस्ट बिकॉज मेरे पास एक एडिशनल डॉक्यूमेंट आ गया है जिसकी वजह से मैं पैसे रिकवर करवा सकता हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि मेरा लियन का राइट चला जाएगा। ये एक्सेप्शन है, मैं फिर भी होल्ड कर सकता हूँ कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी। हाँ, जब तक कोर्ट नहीं बोल रहा कि मैं ट्रांसफर कर दो भाई इसको, तब तक मेरे को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट साइड आ गया आपका राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब रास्ते में ही रोक लिया, कैरियर्स को रोक लिया, फिर जो बेली है, बेली ट्रांसफर करने वाला था उसको रोक लिया। ठीक है, दो देखे थे तरीके अपनों ने। अब इस राइट को बोला जाता है कि ये राइट है एक्सटेंशन का, किसका? लियन वाले राइट का। लियन वाले राइट का एक्सटेंशन कैसे है? बायर के परस्पेक्टिव से देखो, बी क्या हो गया बायर, एस क्या हो गया सेलर। सेलर ने जो गुड्स थे वो ट्रांसफर करने थे बी को पेमेंट करनी थी। ठीक है, बी ने पेमेंट नहीं करी, एस ने गुड्स ट्रांसफर नहीं करे। ठीक है, ये तो हो गया कि आपने लियन अप्लाई कर लिया। अब मान लो ये पेमेंट कर रहा था, तो आपको पता है पेमेंट कर देगा इंसान, आपने ट्रांसफर कर दिए गुड्स, रस्ते में है। ठीक है, ट्रांजिट के अंदर है। ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, ट्रांजिट के अंदर दो तरीके हैं, या तो आप कैरियर्स के थ्रू कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, किसी और पर्सन को जिसको आप बोल रहे हो वो आपका बेली बन जाएगा। ठीक है, बेली नहीं है वो, बेली है। ठीक है, बेली दोस्त वाला बेली नहीं, बेली मतलब बेलमेंट वाला बेली। ठीक है, तो आपका बेली बन जाएगा। ठीक है, तो बेली बन गया वो, तो बेसिकली अब क्या हो रहा है, ये दोनों क्या करेंगे, अल्टीमेटली गुड्स किसको देंगे? बी को देंगे। पर जब आपने ट्रांजिट में गुड्स छोड़ दिए थे, मतलब वो आपके हाथ से निकल गए थे और ये अभी रास्ते में थे, यहां तक पहुंचे नहीं थे, बीच में क्या था,
टाइम बचा था अभी, और एस को इंफॉर्मेशन मिल गई कि बी क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है। तो ये फोन करेगा इनको कि भाई रुक जाओ, यहां से आ जाओ वापस, देना नहीं है उसको। क्यों नहीं देना? क्योंकि मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे। और ये क्या है, आपका वैलिड राइट है। वैलिड राइट है किस केस के अंदर? जब सामने वाला इंसॉल्वेंट हो जाए, सामने वाला पेमेंट नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, पेमेंट नहीं करना चाह रहा है का मतलब क्या, वो कर ही नहीं सकता। इंस्टॉलमेंट का मैंने बताया ना दो चीजें, या तो सामने वाला पेमेंट कर ही नहीं सकता या पेमेंट करना नहीं चाह रहा है। ये आपको कंफर्मेशन आ गया, आपको पता लग गया कि सामने वाला इंस्टॉलमेंट हो गया है। हाँ, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि सामने वाला इंस्टॉलमेंट था, अगर आपको इस राइट को वैलिडली अप्लाई करना है तो। ठीक है, अगर कोर्ट के अंदर केस जाता है तो आपको बताना जरूर पड़ेगा कि सामने वाला इंस्टॉलमेंट था इस टाइम पे। ठीक है, इस वजह से मैंने ये गुड्स वापस मंगा लिए थे। तो ये राइट बेसिकली क्या है, बी के परस्पेक्टिव से देखो, बी को तो गुड लियन के अंदर भी नहीं मिले थे, बी को गुड ट्रांजिट के अंदर जो गुड्स आ गए थे वो भी नहीं मिले। तो बी के अगेंस्ट जो आपका राइट है वो इसको उसके उस परस्पेक्टिव से बोला जाता है। उस परस्पेक्टिव से क्या बोला जाता है कि जो लियन है, लियन का एक्सटेंशन क्या है, ट्रांजिट वाला राइट। ठीक है, ये एक्सटेंशन क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली गुड्स तो बी के पास पहुंच ही नहीं रहे। तो लियन के बाद में जब आप ट्रांजिट के, आपके पास गुड्स से आप होल्ड कर सकते थे, आपके पास लियन का राइट था, आपने ट्रांजिट में डाल दिए, उसके बाद भी वापस मंगा लिए, तो बोलते हैं कि लियन का एक्सटेंशन है ट्रांजिट वाला राइट। एक्सटेंशन का मतलब लियन जहां खत्म होता है, ट्रांजिट वहां शुरू होता है। ठीक है, फिर भी बी को गुड नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आपका राइट एग्जिस्ट करता है। इसलिए इनको बोला जाता है कि ये जहां पे खत्म होगा वहां पे ट्रांजिट शुरू होगा, और ट्रांजिट शुरू जहां से होगा उसके बाद भी अगर गुड्स डिलीवर नहीं हुए हैं क्योंकि सामने वाला इंस्टॉलमेंट हो गया है, तो ये एक्सटेंशन है राइट का। ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि कैसे ये एक्सटेंशन है। ठीक है, हाँ, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी अगर आपके पास उसको रोकने का राइट नहीं है तो, है ना, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। आप क्या कर रहे हो, मैंने वही पहले वाला पॉइंट, लियन के अंदर भी ये चीज समझाई थी, यहाँ पे भी सेम चीज है। ओनरशिप ट्रांसफर भले ही पहले ही हो गई हो, डिलीवरी नहीं हुई है तो आप उसको रुकवा सकते हो, वापस ला सकते हो, क्योंकि कस्टडी आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पेमेंट का राइट आपके पास भी है। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? अब देखो, मीनिंग ऑफ राइट ऑफ स्टॉपेज तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है क्या होता है। ठीक है, अब आपको देखो कंडीशंस देखनी है, कंडीशंस के बेसिस पे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले क्या कंडीशन है कि सेलर मस्ट बी अनपेड, अनपेड सेलर होना चाहिए। ठीक है, तभी वो रोक सकता है, राइट तभी एक्सरसाइज कर सकता है। ही मस्ट हैव पार्टेड विद द पोजेशन ऑफ द गुड, मतलब पोजेशन जो उसकी थी, मतलब जो बेसिकली यहाँ पे पोजेशन का मतलब क्या, कस्टडी, जो होल्ड करने का राइट था पैसे के रिगार्डिंग, वो आपने छोड़ दिया था। ठीक है, छोड़ दिया का मतलब आपने ट्रांजिट के अंदर उन गुड्स को डाल दिया, ट्रांजिट के अंदर गुड डल गए और आप अनपेड सेलर हो। अभी तक दो कंडीशन ये है। उसके बाद क्या है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गुड्स आर इन ट्रांजिट, वो सेम है। सेकंड और थर्ड वाला पॉइंट जो है उनको आप क्लब करके पढ़ सकते हो, आपको एग्जाम में अलग लिख के आना है, इन दोनों को अलग ही लिख के आना है। ठीक है, बट हाँ, यहाँ पे आप एक बार समझने के लिए इनको क्लब कर सकते हो। उसके बाद क्या है, द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। अब रास्ते में थे गुड्स, ट्रांजिट में थे, और बायर इंसॉल्वेंट बन गया। ठीक है, बायर इंसॉल्वेंट बनने के बाद उसके बाद क्या आ जाएगा, राइट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। जो आपका राइट है वो राइट क्या हो जाएगा, उनको गुड्स को होल्ड करने का, वापस से आप वापस से मंगवा सकते हो। ट्रांजिट को रोक दिया आपने। ठीक है, उसको अपने क्या बोलते हैं, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट। ठीक है, क्लियर है, समझ आया राइट, समझ आया, कोई डाउट इसके अंदर? उसके बाद क्या है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट की बात अपने कर रहे हैं। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट का मतलब क्या है इसके अंदर? ठीक है, द गुड्स आर डीम्ड टू बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू द कैरेज और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू बायर until the buyer or his agent on his behalf takes delivery of them from such carrier or other bailey। ठीक है, तब तक आपका क्या चल रहा है, ड्यूरेशन कंटिन्यू हो रहा है, वो आपका टाइम ट्रांजिट का ही चल रहा है। मतलब मैंने अगर घर की घंटी भी बजा दी ना, बेली बायर के घर की घंटी बजाने के बाद वो घर के बाहर भी आ गया, बोल रहा है कि अच्छा गुड्स आ गए, अंदर रख दो, इतना तक बोल दिया ना, तब भी मैं ले जा सकता हूँ वापिस से गुड्स, क्योंकि सामने वाला इंस्टॉलमेंट हो गया अगर मेरे को पता लग गया तो राइट तो इंसॉल्वेंसी के साथ आ रहा है ना? क्लियर है? क्लियर है? तो मतलब ट्रांजिट कब कंप्लीट नहीं होगा, जब सामने वाले के पास या उसके बिहाफ पे कोई पर्सन जो उसका एजेंट है उसके पास में ओनर, सॉरी, उसके पास में पोजेशन ट्रांसफर नहीं हो जाती एक्चुअली, है ना? क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए। ट्रांजिट कब खत्म हो जाती है उसके रिगार्डिंग पॉइंटर्स दिए हुए हैं, इन केसेस में ट्रांजिट खत्म हो जाती है। क्या है, द बायर और द अदर बेली ऑब्टेन्स डिलीवरी, या तो डिलीवरी मिल गई। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बायर ऑब्टेन्स डिलीवरी बिफोर द अराइवल ऑफ द गुड्स एट डेस्टिनेशन। मैंने क्या बोला, जो डिलीवर कर रहा था पर्सन, उसको फोन करके बोल दिया कि भाई कहां, कौन सा रास्ते से आ रहा है, अच्छा इस रास्ते से आ रहा है, मैं रास्ते में मिल जाऊंगा, दे देना डिलीवरी। तो भी क्या हो गया, आपकी डिलीवरी कंप्लीट होगी, क्योंकि मेरे पास पोजीशन आ गई ना, ट्रांजिट के अंदर नहीं है अब वो।
ठीक है, या फिर मेरे बिहाफ पे किसी एजेंट ने उस चीज को पकड़ लिया, मतलब गुड्स को पकड़ लिया, ठीक है, क्लियर है ये चीज। उसके बाद थर्ड पॉइंट, द कैरियर और द अदर बेली एक्नॉलेजेस टू द बायर और हिज एजेंट दैट ही होल्ड्स द गुड्स एज सून एज द गुड्स आर लोडेड ऑन द शिप। बेसिकली आपने सामने वाले को बता दिया, ओनरशिप तो देखो ट्रांसफर हो ही गई थी। देखो गरिमा वाले केस के अंदर, गरिमा और डेजी वाले केस के अंदर क्या हुआ था, गुड्स एक्चुअली ट्रांसफर नहीं हो रहे थे, बट ये मान लो कि मैंने गुड्स गरिमा को दे दिए, अब वो गुड्स ट्रांसफर करने लेके जा रही है डेजी को, ठीक है, और उसने डेजी को फोन कर दिया कि हाँ हाँ गुड्स तो मेरे पास हैं, मैंने तेरे बिहाफ पे होल्ड कर रखे हैं, ठीक है, अब मैं ट्रांजिट के अंदर हूं, मैं लेके आऊंगी तो मैं तेरे को पकड़ा दूंगी गुड्स, ठीक है, ये आपका सिनेरियो था। इसके अंदर क्या किया, सामने वाले को एक्नॉलेज कर दिया ना, तो सामने वाले के पर्सपेक्टिव से जो डिलीवरी है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे क्या है, आपका ट्रांजिट कंप्लीट हो गया, ये मान लिया जाएगा। अब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है गुड्स, क्यों, क्योंकि गरिमा ने डेजी को बोल दिया और डेजी ने उसका कंफर्मेशन भी दे दिया है कि हाँ गरिमा होल्ड कर रही है गुड्स मेरे बिहाफ पे, वहां पे एक्नॉलेजमेंट चला गया है, ठीक है, क्लियर है ये चीज। उस टाइम पे भी आपकी जो ट्रांजिट है ये मान लिया जाएगा सेलर के पर्सपेक्टिव से खत्म हो गई है, ठीक है। आपको नुकसान होता है तो गरिमा और डेजी के बीच की बात है, मेरी बात नहीं है, ठीक है, क्लियर है, ट्रांजिट खत्म हो गई है वहां पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, ठीक है, अगर कैरियर ने कोई गलती कर दी है कि वो डिलीवर नहीं कर रहा है, ठीक है, डिलीवर नहीं कर रहा है, मतलब कि वो घंटी बजा दिया, घंटी बजा के बोल रहा है कि भाई मेरे को तो 500 रुपए एक्स्ट्रा दो, 500 रुपए एक्स्ट्रा नहीं दोगे मैं डिलीवर नहीं करूंगा, ठीक है, तो उस केस के अंदर ट्रांजिट वहीं खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे कैरियर जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, उसके पास 500 रुपए लेने का राइट नहीं था, वो जबरदस्ती 500 रुपए निकलवाना चाह रहा है, इस वजह से क्या हो गया, वहां की आपकी मान ली जाएगी डिलीवरी आपकी हो गई है फुलफिल। अब जो गलती है वो किसकी है, कैरियर की गलती है, ठीक है, आप पर वहां से आप वापस नहीं मंगवा सकते गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर हायर्ड बाय द बायर, जहां बायर ने ही खुद का कैरियर भेज दिया, तो मतलब वो बायर का क्या बन गया, वो एजेंट बन गया ना, तो बेसिकली डिलीवरी हो गई है, डिलीवरी कंप्लीट हो गया, ट्रांजिट कंप्लीट हो गया, ड्यूरेशन खत्म हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, वेयर द पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन मेड टू द बायर द ट्रांजिट विल कम टू एन एंड फॉर द रिमेनिंग गुड्स विच आर येट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, मान लो मैंने जो सामान मंगाया था वो 2 कैरियर के बेसिस पे आ रहा है, 2 कैरियर के अंदर आ रहा है, ठीक है, एक कैरियर पहुंच गया मेरे पास, मैंने गुड्स होल्ड कर लिया, दूसरा कैरियर अभी पहुंचा नहीं था, और तब पता लग गया कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं और मैंने पेमेंट नहीं करनी है सामने वाले को जो सेलर है उसको, ठीक है, तब भी ये मान लिया जाएगा कि सारे के सारे गुड्स की डिलीवरी हो गई है, क्योंकि पार्ट डिलीवरी भी यहाँ पे क्या मान लिया गया है, कंप्लीट डिलीवरी की तरह उसको ट्रीट करेंगे, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ शिप चार्टेड बाय द बायर, मतलब कि शिप के थ्रू अगर ट्रांसफर हो रहा है, शिप के थ्रू अगर ट्रांसफर हो रहा है उसके अंदर मतलब कि जो आपके शिप है वो किसकी है, वो बायर की खुद की है, ठीक है, तो मतलब वो क्या है, वो शिप भी क्या है, एजेंट है किसकी, बायर की, क्लियर है। ट्रांजिट कहां कंप्लीट होगा, समझ आ गया, कोई डाउट इसके अंदर। हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज इफेक्टिव, मतलब आप अब कैसे उसको रोक सकते हो, स्टॉपेज कैसे इफेक्टिव होगी, ठीक है, आपके पास राइट तो है, उसको राइट को सही तरीके से करना भी है, ठीक है, सही तरीके से आपको फुलफिल करना भी है, उसके रिगार्डिंग आपके 2 राइट दिए हुए, दो पॉइंटर्स दिए हुए हैं। द अनपेड सेलर में एक्सरसाइज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट ईदर बाय टेकिंग एक्चुअल पोजेशन, या तो आप उस गुड्स को वापस मंगा के एक्चुअल पोजेशन होल्ड कर लोगे, या फिर बाय गिविंग नोटिस ऑफ हिज क्लेम टू द कैरियर, या फिर वो अपना क्लेम बता देगा कैरियर को कि भाई ये मेरा ऐसा क्लेम है, ठीक है, सामने वाला पैसे नहीं देगा, पैसे नहीं देगा तो एक काम कर, अब गुड्स वापस लेके आजा, नोटिस दे दिया आपने किसको, कैरियर को, ठीक है, कैरियर को नोटिस देने का मतलब क्या है, अब कैरियर आपके बातों की वजह से बाउंड हो गया गुड्स ना डिलीवर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद भी अगर कैरियर आपका सामने वाले को गुड्स डिलीवर कर देता है तो हाँ, सामने वाले के पास तो अब गुड्स आ गए हैं, पर कैरियर को आप पकड़ सकते हो, कैरियर मतलब जो ट्रांसफर कर रहा है, जो गुड्स को कैरी करके लेके जा रहा है, ठीक है, या फिर अदर बेली की बात हो रही है जिसके पास पोजेशन थी गुड्स की, ठीक है, उसको भी आप नोटिफाई कर सकते हो और आप बोल सकते हो कि भाई वापस दे देना गुड्स, वहां पे नहीं देने, डिलीवर नहीं करने, ठीक है। सच अ नोटिस मे बी गिवन ईदर टू द पर्सन इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ द गुड्स और टू हिज प्रिंसिपल, मान लो ये मेरे जो पर्सन था, मैंने कोई कैरियर सर्विस हायर की, कैरियर सर्विस हायर की का मतलब क्या है कि मैंने एक पर्सन को हायर नहीं किया, मैंने एक सर्विसेज हायर की, जैसे डीटीडीसी हो गया, तो डीटीडीसी का बंदा आएगा, मैं तो जानता नहीं उसको, मैंने उस पर्टिकुलर उस बंदे को हायर नहीं किया, मैंने तो डीटीडीसी को हायर किया, ठीक है, तो डीटीडीसी क्या करेगा, एक बंदा भेजेगा, अब मैं उसको जानता नहीं हूं, ठीक है, तो अगर मैंने उस पर्टिकुलर बंदे को नहीं बोला कि भाई गुड्स जो है वापस करने हैं, वहां पहुंचाने नहीं है, पर मैंने डीटीडीसी के ऑफिस में बोल दिया, तो भी सेम ही बात है, बस फर्क इतना आएगा कि आपको ऑफिस जो है, जो उसका प्रिंसिपल है, जिसका वो एजेंट है, उस पर्सन को आपने इतना टाइम देना है, इतना कंसिडरेशन आपको देके चलना है कि हाँ उसके पास वैलिड टाइम हो, सामने वाले जो उसका एजेंट है उसको कम्युनिकेशन
फुलफिल करने का, कम्युनिकेशन कंप्लीट करने का, ताकि जो आपका काम है वो पूरा हो जाए, आपकी बात जो है कन्वे हो जाए। अब वो घर के बाहर खड़ा है, वो गुड्स पकड़ाने वाला है, इतने में आपने प्रिंसिपल को बोला कि हाँ भाई गुड्स जो है वापस करने हैं, उसको देने नहीं है, ठीक है। अब वो फोन करेगा, आपने तो कम्युनिकेशन कर दिया, अब प्रिंसिपल को जब कम्युनिकेशन कर रहे थे तब तक गुड्स डिलीवर नहीं हुए थे, अब जब प्रिंसिपल ने फोन मिलाया तब तक गुड्स डिलीवर हो गए। तो प्रिंसिपल को तो टाइम नहीं मिला ना आपकी बात को कम्युनिकेट करने का, तो उतना टाइम आपको देना है सामने वाले को कि सामने वाला उस चीज को कम्युनिकेट एटलीस्ट कर पाए, ठीक है। क्लियर है? नोटिस का मतलब समझ आया? नोटिस किसको देना है, या तो कैरियर को दोगे या बेली को दोगे, या फिर इन दोनों के पर्सपेक्टिव से जो भी पर्सन गुड होल्ड कर रहा है उसका कोई प्रिंसिपल है तो आप उसको दे दोगे, ठीक है। क्लियर है? नोटिस देने का मतलब क्या हुआ, आप या तो आप एक्चुअल पोजीशन ले लोगे या नोटिस दोगे। नोटिस किसको दे सकते हो, कैरियर को, बेली को, या फिर जो प्रिंसिपल है उसको, ठीक है। क्लियर है? उसके रिगार्डिंग जब भी आप प्रिंसिपल को दे रहे हो तो आपको रीजनेबल टाइम देना है, आपको सफिशिएंट टाइम देना है वो कम्युनिकेट करने का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, when the notice of stoppage in transit is given by the seller to a carrier or other bailee in possession of the goods, he shall redeliver the goods to or according to the direction of the seller. The expenses of such redelivery shall be borne by the seller. आपने कम्युनिकेट कर दिया, आपने नोटिस दे दिया, अब उसके बाद क्या काम है सामने वाले का, वो आपको लाके वापस देगा, तब आपका राइट फुल्ली एक्सरसाइज हो गया। अब वो गुड्स वापस आ गए हैं, उसके अंदर जो भी खर्चा हुआ होगा वो खर्चा कौन बियर करेगा, सेलर बियर करेगा, ठीक है। वो हो सकता है बाद में रिकवर कर ले बायर से, बट वो खर्चा स्टार्टिंग में किसको देना पड़ेगा, सेलर को ही देना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट इसके अंदर? टाइम क्या हो गया? ये डिस्टिंक्शन पढ़ लेते हैं लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज का, उसके बाद ब्रेक ले लो, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट ऑफ लियन एंड राइट इन स्टॉपेज, क्या डिस्टिंक्शन है, इससे आपको समझ आएगा कैसे मैंने ये बोला कि लियन के बाद में ट्रांजिट का राइट शुरू होता है, इसलिए इसको एक्सटेंशन बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो एसेंस क्या है लियन का, कि आप रिटेन कर लेते हो पोजेशन को, ठीक है। स्टॉपेज के अंदर क्या है, आप रीगेन कर लेते हो पोजेशन का। रीगेन मतलब पोजेशन आपके हाथ से चली गई थी पर फिर भी आपने वापस से होल्ड कर ली, एसेंस ये है। उसके बाद जो सेलर है उसको पोजेशन जो गुड है, उस पोजेशन की जो गुड है, सॉरी जो गुड्स की पोजेशन है उसके ऊपर आपका लियन का राइट एग्जिस्ट कर रहा है। वाइल जो स्टॉपेज है, स्टॉपेज के अंदर क्या होता है, आपका जो सेलर है वो बेसिकली क्या कर रहा है, पार्ट कर दिया था पोजेशन से। पार्टेड विद पोजेशन का मतलब क्या कि आपके हाथ से पोजेशन चली गई थी, उसके बाद वो राइट एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। पोजेशन किसके पास चली गई थी, कैरियर के पास चली गई थी, एंड उसके अलावा बेली के पास चली गई थी, ठीक है। तो अब वो जो पोजेशन है वो ट्रांसफर नहीं हुई है किसको, बायर को, ठीक है। तब तक वो राइट एग्जीक्यूट हो सकता है। ये मतलब ये बेसिकली बता रहा है कि राइट कब एग्जीक्यूट होगा, लियन वाला जब आपके पास पोजेशन है, और ट्रांजिट के अंदर रोकने वाला आपके पास पोजेशन नहीं है, उसके बाद गुड्स ट्रांजिट में है, जब तक वो बायर के पास नहीं पहुंचे हैं, या फिर आपने जो पीछे कवर करा था जहां पे ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट जो है वो खत्म नहीं हुई है, उन केस से पहले पहले तक आप क्या कर सकते हो, वापस मंगवा सकते हो गुड। क्लियर है? उसके बाद राइट ऑफ लियन है, वो बेसिकली सामने वाला इंसॉल्वेंट है तो भी अप्लाई हो सकता है, बिना उसके इंसॉल्वेंट हुए भी वो अप्लाई हो सकता है, ठीक है। बट आपका सामने वाला पर्सन अगर इंसॉल्वेंट है तभी आप ट्रांजिट वाला राइट जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? ट्रांजिट वाला राइट जब इंसॉल्वेंट है तभी, लियन वाला राइट इंसॉल्वेंट है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, पैसे नहीं दिए तो मैं होल्ड कर लूंगा बोल। क्लियर है? आगे बढ़े थे। हाँ, उसके बाद क्या है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट बिगिंस, कब बिगिन होता है, जब लियन एंड होता है, ठीक है। मैंने बताया ना कि लियन अपने पोजीशन से जब आप पार्ट कर दिया तब आपका ट्रांजिशन शुरू होता है, ठीक है। एंड दस द एंड ऑफ द राइट ऑफ लियन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द राइट ऑफ ट्रांजिट। ये वाला पॉइंट जो मैंने बताया ना आपको, लियन जहां खत्म हो रहा है वहां पे ट्रांजिट स्टार्ट हो रहा है, ये डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। राइट ऑफ लियन कम्स एट द एंड एज सुन एज द गुड्स आर आउट ऑफ द पोजेशन, ठीक है। लियन कब हो जाता है, जब आपकी पोजेशन चली गई, खत्म हो जाता है तब। उसके बाद क्या, राइट ऑफ स्टॉपिंग इन ट्रांजिट कम्स टू एन एंड व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर, ठीक है। तो डिलीवरी के बीच में आपके पार्ट कर लिया पोजीशन से, और डिलीवरी के बीच बीच के अंदर का जो टाइम है उसके अंदर आप ये राइट एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद अपने जो पॉइंट है नेक्स्ट वाला वो ब्रेक के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अब स्टॉप कर लो क्लास को 5 मिनट का ब्रेक ले लो।